बात करेंगे इनके रंगों की। तो रंगों में देखो डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं वो अधिकांश, उनके जो अधिकांश यौगिक होते हैं बेटे वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, या विलयन अवस्था में वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। और इनके रंग का एक मेन कारण क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि किसी डी कक्षक में उपस्थित है तो वह संकुल जब बनाएगा, वह जब यौगिक बनाएगा या विलयन जब अवस्था में आएगा तो कैसा दिखाई देगा, आपको रंगीन नजर आएगा। तो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा क्यों करता है, ये रंग क्यों प्रदर्शित करता है, क्योंकि अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश का अवशोषण करते हैं और निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में स्थानांतरित हो जाते हैं। अर्थात डीडी संक्रमण संभव होता है यहाँ पर, क्योंकि इस स्थानांतरण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन जो है वो दृश्य प्रकाश से प्रकाश का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाते हैं और परावर्तित प्रकाश का रंग हमें नजर आता है। जैसे अब अगर यहाँ पर बात करें कि भाई टाइटेनियम, जैसे मतलब क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल से निम्न ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षक में जाने के लिए जिस ऊर्जा का अवशोषण यहाँ पर कर रहा है वो ऊर्जा कहाँ से होगी, दृश्य प्रकाश से आपको प्राप्त होगी। और जिस ऊर्जा का अवशोषण यहाँ पर हो रहा है ना उसका परावर्तित प्रकाश या अनअवशोषित प्रकाश जो है वैसा ही संकुल वो हमें नजर आता है, वो या वैसा ही आयन हमें वो नजर आता है। तो टाइटेनियम 3+ का जो रंग होता है वो बैंगनी होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, डीडी संक्रमण हुआ है और इसके आधार पर इनके रंगों की व्याख्या जो है वो इस प्रकार से कर सकते हैं कि भाई टाइटेनियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो इस प्रकार से आया था आउटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें से आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में Ti3+ का कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ प्राप्त हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि 3D जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, संभ्रंश कक्षक को, ये जो डी के संभ्रंश कक्षक है, देखो विलगित अवस्था में जो संक्रमण धातु परमाणु या आयन है उसमें उपस्थित सभी 5 कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। सभी 5 कक्षक जो डी के थे वो मैंने एक साथ बना दिए और इन्हें क्या कहते हैं बेटा, संभ्रंश कक्षक कहते हैं। तो डी के संभ्रंश कक्षक इन्हें कहेंगे। अब क्या होगा, ये जो संभ्रंश कक्षक है तो इन कक्षकों में से 3 तो जो है वो ईजी कक्षक होते हैं, dx dy dz वाले जो कक्षक होते हैं उनको ईजी कक्षक कहते हैं। ये dx dxy dyz और dzx वाले जो कक्षक होते हैं इन तीनों को तो ईजी कक्षक कहते हैं। और ये जो अन्य 2 जो कक्षक बचे हुए हैं, ये वाला dx² y² और ये वाला dz² जो है इसको आप ईजी कक्षक कहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 2 अलग अलग भागों में इन कक्षकों की जो है स्प्लिटिंग हो जाती है। अब संभ्रंश अवस्था में डीडी का संक्रमण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इस कक्षक से इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन अगर जाना चाहे तो वो बिना ऊर्जा को अवशोषित किए आराम से जा सकता है क्योंकि इनकी ऊर्जा समान होती है। किंतु संक्रमण धातु परमाणु के पास जब कोई उदासीन या ऋणायनिक लिगेंड आता है, या तो उदासीन या ऋणायनिक लिगेंड आता है, तो क्या होता है, इन डी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रहती है, ये 2 ऊर्जा कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं, विपाटन हो जाता है, विघटन हो जाता है, तो 2 समूहों में विभक्त हो जाते हैं। इस घटना को क्रिस्टल क्षेत्र विघटन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो थे dxy dyz dzx जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा कम होने की वजह से ये इधर, और dx² y² और dz² कक्षकों की ऊर्जा अधिक होने की वजह से ये ऊपर की तरफ, यानी कि इस प्रकार से जो डी संभ्रंश कक्षक थे इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है और इसी की यहाँ कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। और ये कब होता है, जब किसी धातु आयन के पास में लिगेंड आता है, उदासीन लिगेंड या ऋणावेशित लिगेंड आ जाता है। तो इनमें से एक समूह जिसमें डी कक्षक होते हैं उसको T2G कक्षक कहते हैं और जिसमें 2 समूह होते हैं dx² y² उसको ईजी कक्षक कहते हैं। और ऊर्जा इनमें से इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले उपकोष में पहले चला जाता है। मतलब क्या होता है कि यदि संभ्रंश कक्षक जो है आपका 2 भागों में विघटित हुआ है, ऊपर वाले जो होते हैं वो ईजी और नीचे वाले जो होते हैं वो T2G कक्षक कहलाते हैं। अब क्योंकि T2G कक्षकों की ऊर्जा निम्न है या कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले T2G कक्षकों में प्रवेश करता है, न कि उच्च ऊर्जा वाले ईजी कक्षकों में। तो इस स्थिति में डीडी संक्रमण संभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि कम ऊर्जा वाला जो T2G कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ये आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करके कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा वाले ईजी कक्षक में चला जाएगा। तो डी के कक्षक से ही डी के कक्षक में गया है, इसीलिए इसे डीडी संक्रमण कहते हैं। और जितनी ऊर्जा का अवशोषण करके ये उच्च ऊर्जा वाले ईजी कक्षकों में पहुंचा है लिगेंड की उपस्थिति में, तो उतने उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, उसका परावर्तित प्रकाश का ये नजर यहाँ से आएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षक में चला जाता है तो उच्च ऊर्जा कक्षक और निम्न ऊर्जा कक्षक जो है यहाँ होने वाला जो संक्रमण है यह क्या कहलाता है बेटा, डीडी संक्रमण कहलाता है।
डी ट्रांजिशन कहलाता है। इसी की वजह से जो है जो आयन है Ti3+ वो हमें कैसा रंगीन नजर आता है। अब बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आयन और रंग कि यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिलेगी कि भाई किस आयन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है और वो किस रंग का नजर आता है। तो इस प्रकार से यहाँ एक सारणी आपके सामने है, ये देख लीजिए D1 से लेकर के D10 तक और आयनों का और रंग भी यहाँ पर नजर आया है। तो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति यदि है तो यहाँ पर डी संक्रमण संभव नहीं होगा, डी संक्रमण संभव नहीं होगा और ये कैसे नजर आएंगे, रंगहीन नजर आएंगे, इनका कोई कलर नजर नहीं आएगा। तो डी ब्लॉक के कुछ धातु धन आयन जैसे स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 3+, कॉपर प्लस, जिंक प्लस में या तो पूर्णतया रिक्त या पूर्णतया पूरी 3D कक्षक होते हैं, अर्थात इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये कैसे दिखाई देंगे, रंगहीन दिखाई देंगे। परंतु ये वाले जो आयन होते हैं इनका जलीय विलयन जो है वो रंगीन होते हैं और इनके रंग का जो कारण है वो आवेश स्थानांतरण है, ना कि डी संक्रमण। अब बात करते हैं हम चुंबकीय गुणों की। तो चुंबकीय गुणों के लिए भी खास जो है आपका जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ज्यादा उत्तरदायी होते हैं। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आपका जो संकुलीय आयन होगा वो रंगीन होगा और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो जो आयन आपने बनाया है उसमें चुंबकीय गुण प्रदर्शित होंगे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबक के प्रति आकर्षित होता है। तो चुंबकीय गुणों की बात करते हैं तो परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और अपने अक्ष पर चक्रण गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाते हैं और वह एक प्रकार की चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, अतः चुंबकीय गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो दो प्रकार की कौन सी गतियां, एक तो कक्षीय गति और एक चक्रण गति। ये बिल्कुल ऐसी होती है कि भाई नाभिक के आसपास यदि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो आप इसे कक्षीय गति कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन यदि अपनी ही अक्ष पर जिस प्रकार से धरती सूर्य के आसपास घूमती है और अपनी धुरी पर ही घूमती है तो दो प्रकार की गतियां हो जाती है, एक तो चक्रण गति और एक कक्षीय गति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इन दोनों ही गतियों की वजह से यहाँ पर चुंबकीय गुण जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो कुल चुंबकीय जो गुण हो जाते हैं वो चुंबकीय आघूर्ण म्यू से दर्शाया जाता है। तो म्यू जो होता है वो चक्रण गति और कक्षीय गति इन दोनों की योग के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का कुल चुंबकीय आघूर्ण जो है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है, μL और μS के, जिसकी यूनिट जो होती है बेटा वो बोर मैग्नेटॉन होती है, जिसे BM से प्रदर्शित करते हैं। μL क्या है, कक्षीय गति के कारण उत्पन्न हुआ चुंबकीय आघूर्ण, और μS क्या है, चक्रण गति के कारण उत्पन्न हुआ चुंबकीय आघूर्ण, और इसकी यूनिट बोर मैग्नेटॉन होती है। और मैं बता दूं कि एक बोर मैग्नेटॉन जो है वो EH/4πmc के बराबर होता है। यहाँ पर E क्या है, M क्या है, H क्या है, C क्या है, प्रकाश का वेग है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो संक्रमण तत्वों में जिनमें N-1d उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए μL का जो मान होता है बेटा वो नगण्य होता है, यानी कि सारा का सारा जो म्यू है या चुंबकीय आघूर्ण है वो किस पर डिपेंड करेगा, केवल और केवल μS पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इन उपकोषों के इलेक्ट्रॉन सतह पर ही होते हैं तथा बाह्य वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, अतः इनकी कक्षीय गति बहुत सीमित होती है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू जो है वो μS के बराबर माना जाता है। तो संक्रमण धातु के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान निम्न सूत्र यानी कि μS के लिए √n+1 n+2 ये सूत्र है। इस सूत्र से जो है आप म्यू या चुंबकीय आघूर्ण जो कुल चुंबकीय आघूर्ण है उसे ज्ञात कर सकते हैं। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण इसको कहा जाता है। यहाँ पर n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यदि रखा जाए तो इनके व्यवहार को 3 भागों में बांटा जाता है। तो भाई जब किसी भी पदार्थ आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो या तो वो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, या फिर इतना ज्यादा आकर्षित हो जाएगा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के पश्चात भी वो चुंबक की तरह बिहेव करेगा या व्यवहार करेगा। तो इस व्यवहार को आप तीन प्रकार से देख सकते हैं। पहला है अनुचुंबकत्व, तो ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इस गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त जो परमाणु या आयन होते हैं उनमें इस प्रकार का गुण पाया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र को ये आकर्षित कर लेते हैं। दूसरी, पदार्थ में अनुचुंबकीय गुणों का जो मान होता है वो परमाणु आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। इनकी संख्या बढ़ने पर अनुचुंबकीय गुणों का मान भी बढ़ता है और अनुचुंबकत्व भी बढ़ जाता है। अच्छा, ताप बढ़ाने पर अनुचुंबकीय गुणों का मान ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है, क्योंकि ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसी प्रकार से प्रतिचुंबकीय तत्व वे तत्व होंगे जिनमें एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो
अनपेयर्ड नहीं होगा। यदि पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी तीव्रता को कम कर देता है और प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। इनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। ऐसे पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं से दूर जाने लगते हैं, यानी कि जो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उपस्थित नहीं होते, इस वजह से ये ऐसा करते हैं। और तीसरे टाइप के पदार्थ होते हैं बेटा लोह चुंबकत्व, या तीसरा जो गुण होता है वो होता है लोह चुंबकत्व। ये पदार्थ अत्यधिक अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों अत्यधिक अनुचुंबकीय होते हैं? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा देने के पश्चात भी वे स्वयं स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो है वो लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और इस गुण को लोह चुंबकत्व कहा जाता है। और ये कुछ एलिमेंट्स, ये कुछ आयन, ये कुछ आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये यौगिक, ये तत्व जो हैं ये सभी क्या करते हैं? लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। ताप बढ़ाने पर या चोट लगने पर या व्यवस्था बिगड़ जाने पर चुंबकीय जो गुण होते हैं बेटा वो नष्ट हो जाते हैं। तो आयन, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनका चुंबकीय आघूर्ण यहाँ निकाला हुआ है। साथ ही साथ उनके चुंबकीय गुण भी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं कि कौन प्रतिचुंबकीय होगा, कौन अनुचुंबकीय होगा, इस प्रकार से। अब आते हैं बात हमारी अंतराकाशी यौगिकों की। अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं भाई? जैसे बड़े बड़े जो क्रिस्टल जालक होते हैं, उन बड़े बड़े क्रिस्टल जालकों में जब छोटे तत्व जैसे बोरॉन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जो है वो अपने इनके अंतराकाश स्थलों में यदि फंस जाते हैं तो बनते हैं क्या? अंतराकाशी यौगिक। तो संक्रमण तत्वों में छोटे परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि को अपने अंतराकाशी स्थलों में ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसके कारण अंतराकाशी यौगिक या अरस समीकरण मितीय यौगिकों का निर्माण होता है। जैसे आयरन का जो क्रिस्टल है उसके अंदर, उसके अंतराकाशों में अगर कार्बन बैठ गया है तो फिर इस तरह का अंतराकाशी यौगिक बनेगा। आयरन में अगर नाइट्रोजन के अणु तत्व उपस्थित है, नाइट्रोजन तत्व यदि उनके अंतराकाशों में उपस्थित है तो ये तत्व बने, ये यौगिक बनेगा। तो इस तरह के अंतराकाशी यौगिकों के उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन्हें असमीकरण मिति दोनों प्रकार के यौगिकों का उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अंतराकाशी और असमीकरण मिति यौगिक इनको कहा जाता है। अब इन यौगिकों के गुण क्या क्या होते हैं कि भाई शुद्ध धातु की अपेक्षा इनके गलनांक उच्च होते हैं। क्यों उच्च होते हैं? क्योंकि उनकी जो घनत्व है वो बढ़ जाता है, जो कठोरता है वो भी बढ़ जाती है। ये अत्यधिक कठोर हो जाते हैं, इसलिए कुछ यौगिक जैसे बोराइड के जो यौगिक होते हैं वो हीरे के समान कठोरता प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक रूप से ये निष्क्रिय होते हैं, धात्विक चालकता ये प्रदर्शित करते हैं। संकुल यौगिकों के निर्माण की भी प्रवृत्ति डी ब्लॉक के तत्वों में पाई जाती है। इसमें देखिए आप संक्रमण धातु के धनायन जो है वो विभिन्न अणुओं या आयनों जो लिगेंड कहलाते हैं उनके साथ में उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं और संकर यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं, जिन्हें उपसहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है। और उपसहसंयोजक यौगिक आपको इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ये सभी उपसहसंयोजक यौगिक हैं। इनके निम्न दो कारण है। दो कारण क्या है कि भाई धनायन का जो आकार है वो अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है और उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश से युक्त होता है। इस प्रकार इसमें उच्च धनावेश घनत्व उपस्थित हो जाता है, जिसके कारण ये अन्य धातुओं या आयनों से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की क्षमता रख लेते हैं। यानी कि क्या होता है कि जो संक्रमण धातु तत्व हैं उनके जो परमाणु क्रमांक है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो क्या होता है उनमें उच्च धनावेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से वे दूसरों के इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन युग्म में वो अपने अंदर या अपने जो खाली जो डी कक्षक है उनमें रख लेते हैं। तो संक्रमण धातु धनायनों में रिक्त अंतः डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जिनकी ऊर्जा लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए उपयुक्त होती है। तो लिगेंड क्या करता है? इन रिक्त डी कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन ला करके या इलेक्ट्रॉन युग्म ला करके रख देता है। और ये जैसे कोबाल्ट, कार्बन मोनो, कार्बोनिल, NO(C2H4) ये जो है ये दुर्बल लिगेंडों का उदाहरण है बेटा। ये केवल तब संकर बनाते हैं जब धातु, संक्रमण धातु जो है वो या तो शून्य या निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होती है। और इस तरीके के फ्लोरीन के फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, अमोनिया, ये वाले जो लिगेंड होते हैं इनके नाम अलग टाइप के होते हैं बेटा। वो हम आगे वाले जो चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संकुल यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक उसमें पढ़ेंगे। तो इस तरीके के जो लिगेंड होते हैं ये कैसे होते हैं? उच्च विद्युत ऋणता वाले लिगेंड होते हैं। और इनके साथ में जो धातु आयन है वो कब बनाएगा यौगिक? जब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, तब यहाँ पर संकर यौगिक का निर्माण होगा। उदाहरण देखो, CO3+ जो है वो आयन, ये वाला आयन जो है वो अमोनिया के साथ स्थायी संकर बनाता है, जबकि CO2+ आयन जो है वो अमोनिया के साथ में स्थायी
यौगिक का निर्माण नहीं करता। कारण क्या है? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो प्रत्येक संक्रमण श्रेणी में संकर का जो स्थायित्व है, तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, यानी कि संकर का जो स्थायित्व है, परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा संकर का स्थायित्व भी बढ़ जाएगा, तथा एक विशेष ऑक्सीकरण अवस्था में आकर घटने के साथ बढ़ता है। एक निश्चित संख्या के बाद में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा ये घटने लग जाएगा इसका स्थायित्व। जब संक्रमण धातु परमाणु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं तो उच्च संयोजक आयन अधिक स्थायी संकर बनाते हैं। उच्च संयोजी आयन जो होते हैं वो अधिक स्थायी संकर बनाते हैं। संकरों के बारे में हम और ज्यादा चर्चा जो है उपसंयोजक यौगिकों में करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मिश्र धातु का निर्माण। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं, कैसी होती है? देखिए, मिश्र धातुएं क्या होती है? दो या दो से अधिक तत्वों का अंतः मिश्रित ठोस मिश्रण जिसमें कम से कम एक अवयव धातु अवश्य होती है। मिश्र धातुएं गलित अवस्था में समांगी होती हैं, परंतु ठोस अवस्था में समांगी या विषमांगी हो सकती हैं। जिन मिश्र धातुओं में पारा एक अवयव होता है वे अमलगम कहलाती हैं। मतलब यदि आपने धातु का मिश्रण बनाया है तो वह क्या कहलाएगा बेटा? मिश्र धातु कहलाएगा। ऐसा मतलब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, एक फिक्स रेशो में यदि आप धातुओं को आपस में मिला करके एक समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो वह क्या कहलाती है? आपकी मिश्र धातु। जैसे आपकी स्टील एक मिश्र धातु है। अब यदि किसी धातु का आपने पारे के साथ में मिला करके एक समांगी या विषमांगी मिश्रण यहाँ पर बनाया है तो वह क्या कहलाएगा? जैसे सोडियम का आपने मरकरी के साथ में मिला करके अगर मिश्रण बनाया है तो ये मिश्र धातु जो है वो क्या कहलाएगी? सोडियम अमलगम कहलाएगी। सोडियम अमलगम कहलाएगी, यानी कि पारे के साथ में बनी हुई मिश्र धातुएं क्या कहलाती हैं? अमलगम कहलाती हैं। अब आयरन, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम की जो अल्प मात्राओं के साथ संक्रमण तत्वों की मिश्र धातुएं जो है वो इस्पात की कार्यक्षमता को बढ़ाने में या संशोधित करने का काम करती है। पायरोफोरिक जो मिश्र धातु है वो उसमें आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन के साथ साथ संक्रमण तत्वों की मिश्र धातुएं होती है जो दहन संयंत्रों में काम में ली जाती है। स्वर्ण के आभूषण, देखिए जो 24 कैरेट जो स्वर्ण होता है वो बहुत लचीला होता है, बहुत नरम होता है, तो इसकी कठोरता को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ मात्रा में तांबा मिलाया जाता है। तो स्वर्ण आभूषण जो है स्वर्ण और तांबे की मिश्र धातु होते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण की शुद्धता जो है कैरेट में नापते हैं। 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो अत्यंत मुलायम होता है और इसे कठोर बनाने के लिए, यहाँ टाके लगाने के लिए इसमें कॉपर मिलाया जाता है। सामान्यतः स्वर्ण आभूषण जो है 22 से 24 कैरेट के बनाए जाते हैं। इस्पात और उसकी कुछ मिश्र धातुएं देख लीजिए। आयरन, इस्पात की कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं तो सीधी सी बात है कि आयरन तो इसमें होगा ही सही, आयरन, मैंगनीज, निकल, क्रोमियम, तो ये अलग अलग टाइप की मिश्र धातुओं के नाम है, इन्हें इस्पात के नाम से आप जानते हैं। इसमें कौन सी धातु कितना प्रतिशत में उपस्थित होगी ये दिया हुआ है, इनके गुणधर्म यहाँ पर उपस्थित है और उपयोग यहाँ पर क्या क्या है वो भी यहाँ पर एक सारणी में दिए गए हैं। स्टेनलेस इस्पात जो है इसका भी ये देखिए इस प्रकार से। बाद में कॉपर की जो कुछ मिश्र धातुएं हैं उनकी लिस्ट दे रखी है यहाँ पर कॉपर, पीतल में जो है कॉपर कितना % उपस्थित है, कांसे में कॉपर कितना % उपस्थित है, उसके गुणधर्म, उसको उपयोग वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे इन सारणियों में। अब बात करते हैं ऑक्साइडों की प्रकृति की। तो आवर्त सारणी में जब जिंक से, स्कैंडियम से जिंक की ओर चलते हैं तो क्षारीय प्रकृति घटती है, यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जो क्षारीय प्रकृति है वो कम हो जाती है। अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, तो सीधी सी बात है अगर क्षारीय प्रकृति कम होगी तो बताइए अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। अम्लीय प्रकृति बड़ी होगी, पर अवस्थाएं भिन्न होने पर यह व्यवहार भी परिवर्तित होता है। जैसे Sc2O3, TiO2, V2O, इन सभी यौगिक, ये जो सभी यौगिक होते हैं कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं, जबकि ये वाले जो यौगिक होते हैं बेटे वो क्षारीय होते हैं। किसी भी दी गई संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के साथ साथ, यानी कि यदि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी, +2 +3 बढ़ रहा है ना, तो वृद्धि के साथ साथ यौगिकों की जो सहसंयोजी प्रवृत्ति है, सह संयोजी जो प्रकृति है ये भी बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके अम्लीय व्यवहार में भी वृद्धि हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी अम्लीय व्यवहार में भी वृद्धि जो है वो बढ़ती चली जाएगी। बात और मैंगनीज की, वेनेडियम की, क्रोमियम की, यानी कि अलग अलग धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के साथ साथ बने हुए उनके जो ऑक्साइड होते हैं उनकी क्षारीय, उभयधर्मी और अम्लीय प्रकृतियों को यहाँ पर दिखाया हुआ है कि भाई ये दुर्बल अम्लीय और ये प्रबल अम्लीय जो प्रकृति है वो प्रदर्शित करेगा, क्योंकि +6 है और वो +7 है। इसी प्रकार वेनेडियम के भी ऑक्साइडों की उभय प्रकृतियां दिखाई गई हैं। तो किसी संक्रमण श्रेणी में आगे चलने पर धातुओं की +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक तथा अधिक स्थायी
हो जाती है तथा इन धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे संक्रमण श्रेणी में वे धातुएं जिनकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है उनके बारे में बात हो रही है। अतः धातु ऑक्साइड की अपचायक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। भाई खुद ऑक्सीकृत होगा तो सामने वाले का अपचयन करेगा तो अपचायक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इसी कारण वेनेडियम ऑक्साइड तथा क्रोमियम ऑक्साइड जो होते हैं बेटा वो प्रबल अपचायक होते हैं, क्योंकि वेनेडियम ऑक्साइड में वेनेडियम के ऊपर +2 और क्रोमियम ऑक्साइड में क्रोमियम के ऊपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वो अनऑक्सीकारक अम्लों में विलय हो जाते हैं तथा हेक्सा एक्वा आयन बनाते हैं। हेक्सा एक्वा यानी कि 6 एक्वा लिगेंड के साथ में ये इस प्रकार के संकुल आयनों का निर्माण करते हैं। अम्लीय ऑक्साइड की बात करें तो CrO3 तथा Mn2O3 जल में विलय होकर ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। देख लीजिए CrO3 अगर जल में विलय हो रहा है तो डाइक्रोमिक अम्ल बनाएगा और CrO3 KOH के साथ में क्योंकि अम्ल बना रहा है तो ये क्षार के साथ में अभिक्रिया करके सॉल्ट और वाटर देगा। इसी प्रकार Mn2O3 जो है वो भी Mn2O3 जो है वो भी जल के साथ में अभिक्रिया करके अम्ल बना रहा है। तो ये अम्लीय प्रकृति का हुआ, अम्लीय प्रकृति का है तो ये अगर क्षार के साथ में अभिक्रिया करता है तो सॉल्ट और वाटर का निर्माण यहाँ से हो जाता है। हैलाइडों की प्रकृति देख लीजिए कि सभी मुद्रा धातुएं कौन कौन सी होती हैं? कॉपर के कॉइन्स बनाए जाते हैं, सिल्वर के कॉइन्स बनाए जाते हैं, गोल्ड के कॉइन्स बनाए जाते हैं। तो कॉइन मेटल्स या मुद्रा धातुएं ये तीनों होती हैं। ये तीनों धातुएं हेलोजनों के साथ में क्रिया करके क्या बनाती है बच्चों? हैलाइड बनाती है। ये हैलाइड AgF को छोड़ करके सारे हैलाइड जो होते हैं फ्लोरीन को छोड़ करके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले सामान्यतः जल में कैसे होते आते हैं? अविलय होते हैं। कॉपर 2 प्रकार के हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड और क्यूप्रिक हैलाइड यानी कि Cu+ वाले और Cu2- वाले। क्यूप्रस और क्यूप्रिक 2 टाइप के हैलाइड बनाता है। सिल्वर एक ही प्रकार का हैलाइड बनाता है और गोल्ड भी 2 टाइप का, ऑरस और ऑरिक हैलाइड यहाँ पर निर्माण करता है। तो सिल्वर के हैलाइडों की अमोनिया की घुलनशीलता जो देखें तो अमोनिया में सिल्वर क्लोराइड जो है वो सबसे ज्यादा घुलनशील होता है और सिल्वर आयोडाइड सबसे कम घुलनशील होता है। अर्थात अमोनिया में AgCl सबसे ज्यादा और AgI सबसे कम घुलनशील होता है। सिल्वर के हैलाइडों के प्रकाश संवेदी होने के कारण AgBr का प्रयोग जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में किया जाता है। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो डी ब्लॉक के जो कुछ महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत सारे यौगिक महत्वपूर्ण हैं जैसे मोर लवण हो गया, फेरस क्लोरस हो गया, कैलोमल हो गया, परंतु इस अध्याय में हम जो है केवल पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट का ही अध्ययन करेंगे, कैसे बनाया जाता है, उनके जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं। पहले बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है बेटा K2Cr2O7 और ये बनाया जाता है इस डाइक्रोमेट आयन। इसमें कौन सा आयन उपस्थित होता है? डाइक्रोमेट आयन। और इसका सूत्र ये होता है। बनाने की विधि देखिए, पोटेशियम क्रोमेट से इसको बनाया जाता है जो कि क्रोमाइट अयस्क FeCr2O4 से प्राप्त होता है। और क्रोमाइट अयस्क को क्या करते हैं? गलित क्षार के साथ वायु की उपस्थिति में गलाते हैं तो सोडियम क्रोमेट आपको प्राप्त हो जाता है। देखिए क्रोमाइट अयस्क को आप जो एक क्षार की उपस्थिति में क्षार और वायु की उपस्थिति में यदि गलाते हैं तो यहाँ से आपको सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। ये जो सोडियम क्रोमेट है, ये सोडियम क्रोमेट जो है अम्लीय माध्यम में डालने के बाद या इसमें जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो इसको अम्लीकृत कर देते हैं। अम्लीकृत कर देने पर ये इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है और ये सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ से ये सोडियम डाइक्रोमेट जो है वो KCl के साथ में अभिक्रिया करके पोटेशियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। इसके गुणधर्मों की बात करें तो भौतिक गुणधर्म आप इसको देखिए कि भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो क्रिस्टलीय नारंगी रंग का एक चमकदार होता है जिसका गलनांक 398 डिग्री सेल्सियस होता है। ठंडे जल में बहुत कम घुलनशील होता है परंतु गर्म कर दिया जाए पानी तो ये विलयशील हो जाता है। ऊष्मा का प्रभाव यदि आप देखें तो गर्म जल में यह अपघटित हो जाता है, गर्म जल में घोलोगे तो घुल जाएगा। पोटेशियम क्रोमेट जो है वो क्रोमिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। HCl के साथ में यदि अभिक्रिया करता है तो HCl के साथ में अभिक्रिया करने पर ये क्लोरीन गैस का निर्माण यहाँ से करता है। H2SO4 सांद्र H2SO4 के साथ में यदि इसे क्रिया करवाई जाए तो सांद्र H2SO4 के साथ में क्रिया करवाने पर ये क्रोमिक एनहाइड्राइड के क्रिस्टल्स देता है जो कि लाल रंग के होते हैं बेटा। अब क्रोमिल क्लोराइड का निर्माण, क्रोमिल क्लोराइड एक टेस्ट भी होता है। आप देखिए जब किसी धातु क्लोराइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ में यदि गर्म किया जाएगा तो क्रोमिल क्लोराइड जो है उसकी नारंगी लाल वाष्प निकलती है। यह अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। K2Cr2O7 की अभिक्रिया आप NaCl के साथ में करवाइए H2SO4 की उपस्थिति में तो आपको K2SO पोटेशियम सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, पानी और क्रोमिल क्लोराइड के लाल नारंगी
जो गैस है ये आपको प्राप्त होगी। ये क्रोमिक अम्ल के इस पीले विलयन में लेड एसीटेट यदि आपने मिला दिया तो लेड क्रोमेट का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा और पीला अवक्षेप जो है वो क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण देता है। यहाँ देखिए आप H2CrO4 जो है इसका लेड एसीटेट के साथ में अभिक्रिया करवाने पर यहाँ पर लेड क्रोमेट आपको प्राप्त हो रहा है और ये लेड क्रोमेट जो है ये पीले रंग का अवक्षेप आपको दे देता है। तो लेड क्रोमेट का पीला अवक्षेप आपको प्राप्त होगा। अवक्षेप जो है वो नीचे की तरफ जाता है इसलिए इसका एरो जो है वो नीचे की तरफ होगा और यहाँ पर ये क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण दे देता है। ऑक्सीकारक गुणों की बात करें तो अम्लीय माध्यम में K2Cr2 जो है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है और स्वयं अपचयित हो जाता है। तो K2Cr2 जो है वो अम्लीय माध्यम में K2SO4 में Cr2SO4 होल थ्राइस में H2O में देता है और यहाँ से एक नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है। बाद में ये जो Cr2O7 जो आयन है आपका ये वापस अम्लीय माध्यम में 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cr3+ में इसको अपचयित कर देता है। तो इस अभिक्रिया में डाइक्रोमेट आयनों का क्रोमियम आयनों में अपचयन हो जा रहा है। अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट की कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। ये आयोडाइड को आयोडीन में, देखिए ये आयोडाइड को आयोडीन में परिवर्तित कर देता है। ऐसे ही देखो Sn2+ को Sn4+ में परिवर्तित कर देता है। Fe2+ फेरस आयन को फेरिक आयन में परिवर्तित कर देता है। 3Fe2+ को 3Fe3+ आयन में, फेरस आयन को फेरिक आयन में जो है ऑक्सीकृत कर दे रहा है। H2S को S में तथा SO2 को SO4 2- में परिवर्तित ये कर देता है या ऑक्सीकृत कर देता है। तो क्षार के साथ में यदि अभिक्रिया ऐसी करवाई जाएगी तो किसी भी क्षार के साथ में अभिक्रिया करके पोटेशियम क्रोमेट का पीला अवक्षेप देगा, क्रोमेट आयन में परिवर्तित हो जाएगा। इस पीले आयन में अम्ल मिलाने पर यह फिर से डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि इसमें आप वापस से अम्ल मिलाओ, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट में आप क्षार मिलाओ तो पोटेशियम क्रोमेट मिलेगा, पोटेशियम क्रोमेट में आप अम्ल मिलाओ तो आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का वापस से नारंगी रंग मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयन जो है वो एक दूसरे के साथ में साम्यावस्था में रहते हैं और पीएच में परिवर्तन के साथ में ये अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तो क्रोमेट आयन में यदि आपने एसिड मिलाया तो डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाएगा, डाइक्रोमेट में आपने क्षार मिलाया तो क्रोमेट आयन में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से ये अंतर परिवर्तन चलता रहता है। H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में किस प्रकार से अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो अम्लीय विलयन की जो अभिक्रिया है वो H2O2 के साथ में यदि आप करवाते हो तो गहरे नीले रंग का ब्लू क्रोमेट आपको प्राप्त हो जाता है और ब्लू क्रोमेट जो है उसकी जो संरचना है वो इस प्रकार की आपको प्राप्त होती है। अमोनियम क्लोराइड के साथ में यदि अभिक्रिया देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्रोमियो ऑक्साइड का आपको हरा रंग यहाँ से प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ में इसकी अभिक्रिया जब आप करवाते हैं तो आपको पोटेशियम साइनेट का निर्माण यहाँ से हो जाता है और ये इस प्रकार का एक संकुल आपको बाहर देखने को मिलता है। सिल्वर तथा लेड नाइट्रेट के साथ में यदि अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में अभिक्रिया करने पर सिल्वर डाइक्रोमेट का लाल भूरा अवक्षेप यह देगा और यह जो लाल भूरा अवक्षेप है इसको यदि आप पानी में घोल देते हो तो सिल्वर क्रोमेट में परिवर्तित हो जाएगा जो कि जल में घुलनशील एक पदार्थ होगा। और लेड नाइट्रेट के साथ में यदि आपने लेड नाइट्रेट के साथ में यदि इसकी अभिक्रिया करवा दी तो लेड क्रोमेट के पीले अवक्षेप में प्राप्त हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड के साथ में यदि इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बेरियम क्रोमेट बनाएगा। बेरियम क्रोमेट जो है इसका पीला जो अवक्षेप है वह आपको देखने को मिलेगा। अब यह जो अवक्षेप है वो जल तथा एसिटिक अम्ल में अविलेय परंतु तनु HCl या तनु H2SO4 में ये विलेय होता है। क्रोमेट आयन तथा डाइक्रोमेट आयनों की अगर संरचना देखें तो क्रोमेट आयन देखो CrO4 2- होती है, इसकी यहाँ पर जो ज्यामिति होती है वो sp3 संकरण होता है यहाँ पर और Cr2O7 अच्छा ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है। Cr2O7 की जो ज्यामिति होती है बेटा वो इस प्रकार से होती है, ये Cr ये वाला Cr यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के साथ में एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, दूसरा ऑक्सीजन, तो इसमें और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो डाइक्रोमेट आयन और ये जो बीच वाला जो सेतु बंद कोण है इसका जो मान होता है वो 126 डिग्री माना जाता है। तो इस प्रकार से इनकी जो संक्रमण अवस्था है वो भी sp3 मानी जाती है। इस वाले की भी sp3 और इस वाले की भी sp3 संकरण अवस्था होती है और इस प्रकार की इनकी संरचनाएं देखने को आपको मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके उपयोगों की।
तो आयतनीय विश्लेषणों में काम में लिया जाता है। कैलिको प्रिंटिंग या क्रोम टैनिंग या रंगने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फोटोग्राफी में इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमियम यौगिक जैसे क्रोम एलम, जिंक येलो, क्रोम रेड, क्रोम येलो, क्रोम ग्रीन आदि के निर्माण में भी इसे काम में लिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की। तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र KMnO4 होता है। बनाने की विधि देख लीजिए आप इसको पायरोलोसाइट के अयस्क के साथ में बनाया जाता है। पायरोलोसाइट का जो अयस्क होता है इसकी क्षार के साथ में अभिक्रिया करके वायु की उपस्थिति में इसे गलाया जाता है, तो पोटेशियम मैंगनेट का हरा रंग आपको प्राप्त होता है। यह पोटेशियम मैंगनेट को विद्युत रासायनिक विधियों से या क्लोरीन के साथ में अभिकृत कराकर परमैंगनेट में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है। तो विद्युत रासायनिक विधि में जो मैग्नेट का हरा रंग है इसको परमैंगनेट में परिवर्तित कर दिया जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन निकाल करके, और ये इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड पर जाकर के हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। इस विधि द्वारा प्राप्त परमैंगनेट जो है इसको वाष्पित करने पर पोटेशियम परमैंगनेट के अलग अलग पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स आपको प्राप्त होते हैं। तो क्लोरीन के साथ में पोटेशियम परमैंगनेट अभिक्रिया करके जो है पोटेशियम मैंगनेट जो है क्लोरीन के साथ में यदि अभिक्रिया करके, ये तो हुई विद्युत रासायनिक विधि, यदि क्लोरीन के साथ में करवाएंगे तो पोटेशियम मैंगनेट जो है वो पोटेशियम क्लोराइड में और पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तित हो जाता है। इनके गुणधर्मों की बात करें तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुणधर्म देखें तो पोटेशियम परमैंगनेट एक बैंगनी रंग के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनका जो गलनांक होता है 250 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पोटेशियम पर क्लोरेट के साथ में समाकृतिक होते हैं, यानी पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम पर क्लोरेट की जो आकृतियां होती हैं वो समान होती है। ऊष्मा के प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसे गर्म करने पर आपको पोटेशियम मैंगनेट और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। H2SO4 के साथ में यदि गर्म करेंगे तो मैंगनीज हेप्टोक्साइड का निर्माण करेगा और इसको यदि आप गर्म कर देते हो, मैंगनीज हेप्टोक्साइड को यदि आप गर्म करते हो तो ये MnO2 में अपघटित हो जाता है। सांद्र H2SO4 के साथ में यदि हल्का गर्म इसको करेंगे तो आपको ऑक्सीजन गैस जो है वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगी। ऑक्सीकारक गुणों की बात करें तो ये KMnO4 जो है सभी माध्यमों में, कौन कौन से माध्यमों में, अम्लीय माध्यमों में, क्षारीय माध्यम में या उदासीन माध्यम में, सभी माध्यमों में ये किसकी भांति व्यवहार करता है, ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। यानी कि KMnO4 जो है वो इन सभी माध्यमों में किसकी भांति व्यवहार करता है, एक ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। यानी कि खुद जो है वो कैसा हो जाता है, अपचयित हो जाता है और सामने वाले का क्या करा देता है, ऑक्सीकरण करवा देता है। जैसे अम्लीय माध्यम में देख लीजिए MnO4 जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, MnSO4 में परिवर्तित होता रहा है। MnO4 में जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था थी मैंगनीज की वो अब किस में परिवर्तित हो रही है, +2 में परिवर्तित हो रही है। यानी कि अम्लीय माध्यम में अगर आप देखेंगे तो KMnO4 +7 से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित हो जाता है और सामने वाले का ऑक्सीकरण करवा देता है। और इसमें भी आप वही अभिक्रिया है, ये आयनिक अभिक्रिया है उसी की। क्षारीय विलयन में आप देखिए, क्षारीय विलयन में KMnO4 की जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था थी वह इसमें अगर देखेंगे निकालेंगे तो +2x -8 तो +6 अवस्था में ये परिवर्तित हो जाता है। उदासीन माध्यम में भी ये जो है +4 अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने आप को अपचयित करके खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और ये तीनों ही माध्यमों में ऐसा होता है, इसलिए ये अच्छा ऑक्सीकारक माना जाता है। अब इसके जो पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा प्रदर्शित ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वो इस प्रकार से देखने को मिलेगी। अम्लीय माध्यम में क्या करेगा, फेरस को फेरिक में परिवर्तित करेगा, ऑक्सैलेट को CO2 में ऑक्सीकृत कर देगा, SO3 जो है इसको SO4 2- में, ASO3 2- को SO4 2- में, आयोडाइड आयन को आयोडीन में, H2S को S में, SO2 को जो है SO4 2- में ऑक्सीकृत ये कर देता है। क्षारीय माध्यम में देखोगे तो आयोडाइड को आयोडेट में परिवर्तित कर देगा, आयोडाइड को आयोडेट में, कब, क्षारीय माध्यम में। जबकि आप देखेंगे कि अम्लीय माध्यम में आयोडाइड को किस में परिवर्तित किया था, आयोडीन में परिवर्तित किया था, जबकि क्षारीय माध्यम में किस में परिवर्तित कर रहा है, आयोडेट में परिवर्तित कर रहा है। ऐसे ही एथिलीन ग्लाइकोल में ऑक्सीकरण कर देता है, देख लीजिए। टोलुइन को बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। और उदासीन माध्यम में H2S को सल्फर में और
H2O3 2- लवणों को SO4 2- में व सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। तो इस प्रकार से अलग अलग माध्यम में इसके अलग अलग गुण देखने को मिलते हैं और एक चार्ट द्वारा पोटेशियम परमैंगनेट की रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है कि पोटेशियम परमैंगनेट के H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करवाने का आपको क्या प्राप्त होगा, इसे गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, इसके ऑक्सीकारक गुण अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में अगर अलग अलग आपको देखने को इस चार्ट में मिल जाते हैं। यानी सारी अभिक्रियाएं एक साथ एक ही जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके मैग्नेट तथा परमैंगनेट आयनों की संरचना अगर देखें तो मैग्नेट आयन MnO4 2- होता है, उसकी संरचना ऐसी होती है और sp3 संकरण इसका पाया जाता है। और MnO4- जो होता है ये परमैंगनेट आयन होता है, दोनों में सिर्फ एक ही अंतर होता है, ये MnO4- होता है और ये MnO4 2- होता है। परमैंगनेट आयन MnO4- और मैंगनेट आयन MnO4 2- होता है। ये नील लोहित आयन की जो संरचना है इसे नील लोहित आयन भी कहा जाता है। दोनों की संरचना एक जैसी होती है लगभग। इनके उपयोग की बात करें तो आयतनीय विश्लेषण में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सैलिक अम्ल और ऑक्सैलेट तथा फेरस लवणों के आकलन में इसे इस्तेमाल किया जाता है, जो आप प्रैक्टिकल में देखते हैं। शुष्क सेलों में मोम को विरंजन करने में भी इसका काम में लिया जाता है। कौंडी द्रव नाम से घाव भरने के लिए जो लाल दवा का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है और पीने के पानी को जीवाणु रहित बनाने में भी यह काम में लिया जाता है, या इसके गरारे करते हैं तो गला सही हो जाता है। सैकरीन, बेंजोइक अम्ल, एसिड एल्डिहाइड आदि के उत्पादन में भी इसे काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं F ब्लॉक के तत्वों की, जिन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अंतः संक्रमण तत्व इन्हें क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि अंतः संक्रमण तत्व इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो N-2 F कक्षकों में भरे जाते हैं। इन्हें F ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। इनके बाह्यतम 3 कोष जो होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, यानी कि N-2 F, N-1 D और NSN यहाँ पर बाह्यतम कोष की संख्या है। ये कक्षक कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। इन तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अंतः संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि संक्रमण तत्व जो D ब्लॉक के तत्व है उनके बीच में उपस्थित होते हैं, यानी कि लेंथेनम के बाद में और एक्टिनियम के बाद में आने वाले जो 14 तत्व होते हैं वहां ये उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। F ब्लॉक तत्वों में जो श्रेणियां होती हैं वो 14 तत्वों की 2 श्रेणियां होती हैं, यानी कि कुल 28 तत्व होते हैं। प्रारंभ में इन तत्वों को दुर्लभ खनिजों से, मुख्यतया मृदाओं, ऑक्साइडों के रूप में जो है प्राप्त किया गया था, अतः इन्हें दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहा जाता है। F ब्लॉक के जो तत्व है उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप देखें तो N-2 1 से लेकर जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, N-1 0 से लेके 1 और NS जो होता है इसका पूर्णतया भरा हुआ होता है। तो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लेंथेनाइड क्या होते हैं? लेंथेनम जो तत्व है उसके बाद आने वाले लेंथेनम नाम का जो तत्व होता है ना बेटा, लेंथेनम नाम का जो तत्व होता है उसके वो 57 नंबर का तत्व होता है। लेंथेनम 57 नंबर का तत्व होता है। लेंथेनम जो है वो 57 नंबर का तत्व होता है। तो 57 के बाद यानी कि 58 से लेकर के 71 तक के जितने भी तत्व होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइड कहलाते हैं, क्योंकि लेंथेनम के बाद आ रहे हैं कि कहां से कहां तक के? सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक। सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 होता है, ल्यूटीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 71 होता है, यहाँ तक के जो तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? लेंथेनाइड कहलाते हैं या लेंथेनॉन के नाम से जाने जाते हैं। लेंथेनियम के गुणों से अत्यधिक समानता के कारण इनको यह नाम दिया गया है, अतः लेंथेनाइडों में लेंथेनम जो है वो भी सम्मिलित रहता है। इन्हें दुर्लभ मृदा नाम जो है वो इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन होता है, परंतु आजकल यह पद जो है वो प्रचलन से बाहर चला गया है। तो इन तत्वों के लिए सामान्य संकेत जो है वो Ln, यानी कि अब लेंथेनाइड आप पूरा ना लिख करके Ln लिखते हैं तो Ln का मतलब लेंथेनाइड होते हैं, जो कि 58 से 71 की बात हो रही है। तो लेंथेनाइड तत्वों में से केवल प्रोमीशियम जो है ये वाला PM प्रोमिनिथियम जो है वो केवल ये एक ही अकेला तत्व जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। ये सभी तत्व जो है यूट्रियम से आयनिक त्रिज्या में समानता रखते हैं, इसलिए इनके खनिजों में पाए जाते हैं, यूट्रियम के खनिजों में ये पाए जाते हैं। प्राप्ति के बारे में यदि बात करें तो लेंथेनाइड जो है वो अत्यंत क्रियाशील होते हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो इनके मुख्य अयस्क मोनाजाइड, सेराइड, एर्थराइड इन सभी में ये पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में यदि इनकी पोजीशन देखें तो आवर्त सारणी में देखिए लेंथेनम जो कि 57 नंबर का प्राणी है, ये 57 नंबर का जो तत्व है ये तत्व जो है छठे आवर्त में और तीसरे वर्ग में उपस्थित होता है। अब और इसके बाद वाला जो तत्व है वो चौथे वर्ग में उपस्थित होता है, जिसे हैफनियम के नाम से जानते हैं और जो 72 नंबर का होता है। यानी कि लेंथेनम के बाद आने वाले जितने भी 14 तत्व हैं जो कि 58 से लेकर के 71
परमाणु क्रमांक तक आते हैं उनका जो पोजीशन होगी वो भी वही पोजीशन होगी जो लेंथेनम की पोजीशन है आवर्त सारणी में। यानी कि 58 से लेकर के 71 तक के जितने भी लेंथेनाइट तत्व जो है वे भी जो है उनका वर्ग जो होगा वो भी क्या होगा, तीसरा वर्ग होगा। और आवर्त की अगर हम बात करें तो इनका आवर्त भी कौन सा होगा बेटा, छठा आवर्त होगा। यानी कि छठे आवर्त और तीसरे वर्ग में सभी तत्व उपस्थित तो माने जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 4f1 से लेके 14, 5d 0 से लेके 1 और 6s2 इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, 4f कक्षकों में भरे जाएंगे। तो लेंथेनम के जो संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 4f0, 5d 1 और 6s2, जिससे प्रतीत होता है कि आगे आने वाले तत्वों के जो इलेक्ट्रॉन है वो 5d उपकोष में भरेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ने के साथ साथ 4f कक्षकों की जो ऊर्जा है वो 5d से कम हो जाती है। मतलब 4f और 5d कक्षक जो है उनकी ऊर्जा आप लगभग समान मानते हैं। समान मानने के बाद में क्या होता है, जैसे ही 5d में एक इलेक्ट्रॉन आता है इसकी ऊर्जा 4f की ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है। तो अब आने वाला जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो 4f में भरा जाता है, न कि 5d में। और 5d में जब 4f जो कक्षक है उसकी ऊर्जा 5d से कम हो जाती है, फलस्वरूप आगे आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f कक्षकों में भरे जाते हैं। तो गैडोलीनियम और ल्यूटिशियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d में जुड़ता है, न कि 4f में, क्योंकि इनके 4f कक्षक जो है वो अर्धपूरित पूर्णपूरित भरे हुए होते हैं। तो क्रमशः 4f7 और 4f14 यहाँ पर होने के कारण ये कैसे हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। क्योंकि अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसा होता है, स्थायी विन्यास होता है। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु क्रमांक, उनके नाम, उनके संकेत और उनका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दर्शाया गया है, जहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2, +3 और +4 का भी ऑक्सीकरण जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित है इन सभी सारणियों में। परमाणु और आयनिक आकार की यदि यहाँ पर बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर इनके परमाणु और आयनिक आकार दोनों ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम क्यों हो जाएंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो बाह्य इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिकीय आकर्षण में भी वृद्धि होगी। बाह्य आकर्षण के कारण जो है, बाह्य इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण के कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को अंदर की तरफ खींचते हैं, अतः आकार जो है वो कम हो जाता है। परंतु भीतर के कक्षकों में भी जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, प्रवेश करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगा रहे हैं, परिरक्षण प्रभाव बढ़ा रहे हैं। तो आकार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह नाभिकीय आकर्षण बल के विपरीत होता है। परंतु प्रभाव जो है नाभिकीय आकर्षण बल से कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो n-2f कक्षकों में भरे जा रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हो, आप n-2f कक्षक में लगातार इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाते जा रहे हो। और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को जो है वो नाभिक का आकर्षण उचित रूप से लग नहीं पा रहा है, तो जो आकार है जितना घटना चाहिए उतना तो नहीं घटता है, परंतु जो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जो है नाभिकीय आवेश वो बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। परंतु ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है इस गुण का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी तो भरे जा रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। और परिरक्षण प्रभाव जो है वो आकार बढ़ने का विरोध करता है। परंतु जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है उनकी जो आकृति है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो लेंथेनाइडों में लेंथेनम से ल्यूटिशियम तक परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में ओवरऑल क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इन्हें लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, लेंथेनाइड का संकुचन कहा जाता है। परमाणु त्रिज्याओं के मानों में यह नियमित कमी नहीं होती है, जैसे कि M3+ आयनों के आकार में नियमित रूप से कमी होती है। यह संकुचन भी सामान्य संक्रमण श्रेणियों के समान ही होता है तथा इसका कारण भी समान है, अर्थात एक ही उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा परिरक्षण प्रभाव अपूर्ण होता है, यानी कि आकार जो है लगातार घटता है। तो श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव की तुलना में 4f इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। यानी कि डी जो है वो एक दूसरे को परिरक्षित ज्यादा करेंगे, जबकि f जो है वो एक दूसरे को परिरक्षित कम करेंगे, क्योंकि अंदर से भी अंदर वाली कक्षा में उपस्थित होते हैं तथा f कक्षकों की आकृति भी इसके अनुकूल नहीं होती है। अतः श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु आकार में एक नियमित कमी पाई जाती है, लेकिन EU तथा Y की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो अधिक हो जाती है। देखिए आप
परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या के मानों में लगातार इस प्रकार से कमी आपको देखने को मिल रही है। और ये आयनिक त्रिज्याओं की प्रवृत्तियां देखने को मिल रही है। त्रिज्याओं को यदि पिकोमीटर्स में देखेंगे तो आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या के पिकोमीटर्स में यहाँ पर नाम दिए हुए हैं अलग अलग। 3+ ऑक्सीकरण अवस्था वाली जो लेंथेनाइड्स है उनमें लेंथेनाइड संकुचन के जो परिणाम है वो क्या क्या होते हैं। लेंथेनाइडों का पृथक्करण। लेंथेनाइडों के रासायनिक गुण जो है वो समान होने के कारण इनका पृथक्करण आसानी से नहीं हो पाता है, परंतु लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके गुणों में मामूली सा अंतर देखने को मिलता है, जिनके कारण इन्हें आयन विनिमय रेजिन द्वारा जो है पृथक कर लिया जाता है। एक आयन विनिमय रेजिन विधि होती है जिसी के द्वारा इन्हें जो है अलग अलग किया जा सकता है, अन्यथा ये अलग नहीं हो पाते, इनका पृथक्करण आसान नहीं होता है। समान परमाणु व आयनिक त्रिज्या लेंथेनाइड के बाद आने वाले जो तत्व है उनको अगर देखें आप, लेंथेनाइड्स के बाद में आने वाले जैसे जर्कोनियम और हैफनियम की अगर हम बात करें तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण जर्कोनियम और हैफनियम का साइज जो है वो लगभग बराबर हो जाता है, जबकि इसका साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए था, है ना। और नायोबियम और टेंटेलियम इन दोनों का भी जो त्रिज्याएं हैं वो लगभग बराबर हो जाती है। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण इन दोनों की जो त्रिज्याएं हैं तथा इस कारण जो गुणधर्म है वो भी लगभग समान हो जाते हैं। तो इन्हें रासायनिक रूप से जुड़वां तत्व या केमिकल ट्विन्स एलिमेंट भी कहा जाता है। संयोजक गुण, सहसंयोजक गुणों में जो वृद्धि होती है वो किस प्रकार से होती है, देखिए La3+ जो है वो Lu3+ तक आकार में कम होते हैं और इस कारण जो है ये Li और O जो आबंध है इसमें सहसंयोजक गुण बढ़ता है। अतः अधिकतम क्षारीय ये LiOH जो होता है ये अधिकतम क्षारीय तथा LuOH जो है वो न्यूनतम क्षारीय प्राप्त होता है। यहाँ पर आकार में कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। भौतिक अवस्था की बात करें तो चांदी की तरह ये जो है सफेद होती है, नरम धातुएं होती है, इनके गलनांक जो है और घनत्व जो है वो उच्च होते हैं और ये धातुएं जो वायु में तुरंत बहुरंगी अलग अलग रंगों की ये नजर आती हैं। घनत्व की बात करें तो लेंथेनाइड तत्वों के घनत्व जो है 6.77 से 9.74 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स के मध्य होते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके घनत्व भी बढ़ते हैं, फलस्वरूप इनकी कठोरता में भी वृद्धि होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार 4f जो कक्षा के उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से घनत्व में वृद्धि होती जा रही है। आयनन एंथैल्पी की बात करें तो इन तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी होती है वो निम्न होती है। क्यों है इसका कारण, क्योंकि बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नाभिकीय आकर्षण तो बढ़ ही रहा है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, परंतु परिरक्षण प्रभाव क्या कर रहा है, परिरक्षण प्रभाव की वजह से वो अंदर वाले बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों से प्रतिकर्षित भी होता चला जा रहा है। तो इनकी आयनन एंथैल्पी का प्रथम एंथैल्पी का जो मान होता है वो 600 किलो जूल प्रति मोल होता है, अर्थात लेंथेनाइड तत्वों की जो प्रथम आयनन एंथैल्पी होती है वो लगभग स्थिर होती है। तो निम्न आयनन एंथैल्पी जो होती है वो कैसी होती है, निम्न होती है और इनका व्यवहार जो है उच्च विद्युत धनात्मक टाइप का हो जाता है। तो इस श्रेणी के जो तत्व होते हैं प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों के मानों का या योग जो है वो कम होने के कारण ये आयनिक यौगिक बनाते हैं और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों का रसायन जो है वो Ln3+ आयनों पर निर्भर करता है, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था अगर देखी जाए तो ऑक्सीकरण अवस्था इसकी +3 जो है वो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर पाई जाती है। ये तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था में 6s के 2 इलेक्ट्रॉन और 4f या 5d में से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ग्रहण करते हैं। सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटिशियम जो है वो अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में से त्यागते हैं और कुछ जो है वो लेंथेनाइड तत्व F0, F7, F14 विन्यास जो स्थायित्व विन्यास है उसकी वजह से +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं और इन्हें असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी कहते हैं, क्योंकि F0, F7, F14 जो स्थायी विन्यास ग्रहण कर देगा तो फिर आगे ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करेगा, इसीलिए ये असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी कहलाती है। सीरियम की देख लीजिए, सीरियम की ऑक्सीकरण अवस्था 4f0 जो है वो स्थायी विन्यास के कारण +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ऐसे ही टीबी जो है टर्बियम जो है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। EU जो है +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है स्थायी विन्यास के कारण। वाई भी जो है ये भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है 14 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, स्थायी विन्यास होने के कारण। तो अलग अलग तत्व उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं के साथ साथ यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं लेंथेनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं लेंथेनम से लेकर के इटरबियम तक यहाँ पर दिए हुए हैं। बाद में चुंबकीय गुणों की यदि बात करें तो चुंबकीय गुण जो है वो म्यू बराबर जो है √n n+
2 पर निर्भर करता है, और यहाँ पर n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जिसका जो इसकी जो यूनिट है वो कैसी है बेटा, बोर मैग्नेटॉन दी हुई है। ये तत्व प्रकृति में अधिकांशतः +3 आयनों के रूप में पाए जाते हैं। इन आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निम्न क्रम में पाया जाता है, जैसे La3+ में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और Gd7+ में 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, Lu3+ में भी एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। चुंबकीय आघूर्ण का बढ़ता हुआ क्रम जो है वो इस तरफ जाता है, और चुंबकीय आघूर्ण का ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो घटता हुआ क्रम, और यहाँ से यहाँ तक आएगा तो बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि लेंथेनम से गैडोलिनियम तक तो चुंबकीय आघूर्ण बढ़ता है। उसके बाद युग्मन प्रारंभ होने की वजह से चुंबकीय आघूर्ण का मान लगातार कम होता चला जाता है। तो लेंथेनम से ल्यूटेशियन तक आयन प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं तथा शेष आयन अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। यहाँ अनुचुंबकीय गुण में इलेक्ट्रॉन के चक्रण तथा कक्षीय दोनों का ही योगदान होता है। लेंथेनाइड आयन में कक्षीय योगदान महत्वपूर्ण होता है, अतः चुंबकीय आघूर्ण μL और μS दोनों के ही मानों पर निर्भर करेगा। यहाँ पर μL क्या है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और μS क्या है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है। रंग की अगर व्याख्या करें तो Ln3+ आयन जिनमें 4f कक्षकों में x तथा 14 - x इलेक्ट्रॉन होते हैं समान रंग के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इनके जो अलग अलग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 4f में कितने इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, और इनके रंग क्या होंगे वो भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। रासायनिक अभिक्रियाशीलता की यदि बात करें तो लेंथेनाइड तत्वों की अभिक्रियाशीलता जो है वो एल्यूमिनियम के समान होती है। तो जैसी जैसी अभिक्रिया एल्यूमिनियम देगा वैसी वैसी अभिक्रिया लेंथेनम देंगे, क्योंकि इन तत्वों की उच्च ऋणात्मकता यानी कि E0 का जो मान है वो यह प्रदर्शित करता है कि ये शीघ्रता से अपने तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत हो जाएंगे। मतलब ये कैसे होंगे, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेंगे, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करके किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, Ln3+ में परिवर्तित हो जाएंगे। तो La से Lu की ओर जाने पर अपचायक प्रवृत्ति में कमी आती है, क्योंकि E0 का जो ऋणात्मक मान है उसमें भी कमी आ जाती है। प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया देखें तो जल के साथ में अभिक्रिया करके ये इस तरह के हाइड्रोक्साइडों का निर्माण करते हैं, परंतु गर्म जल के साथ में ये क्रिया जो है वो तीव्र गति से हो जाती है। वायु के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के ट्राइऑक्साइड का निर्माण करते हैं इस प्रकार से, और तत्व वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में यदि अभिक्रिया करेगा तो कार्बोनेट का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन के साथ में यदि अभिक्रिया करता है तो अरस्यमीकरण मीठी रूप से हाइड्राइड्स का निर्माण करेगा, डाइहाइड्रेट का ट्राइहाइड्रेट का यहाँ पर निर्माण करेगा। हेलोजनों के साथ में अभिक्रिया करके ट्राइहेलाइडों का निर्माण कर लेते हैं। अन्य तत्वों के साथ में ये जो है इस तरीके से अभिक्रिया कर लेते हैं कि भाई सल्फर के साथ में इस प्रकार के तत्व बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, कार्बन के साथ में इस प्रकार से, और नाइट्रोजन के साथ में 100 डिग्री सेल्सियस पर Ln का निर्माण करते हैं। तो लेंथेनाइड तत्व जो है कार्बन के साथ में गर्म करने पर विभिन्न प्रकार के कार्बाइड देते हैं। देख लीजिए, कम मात्रा में अगर है तो गर्म करने पर Ln3C का निर्माण होगा, ज्यादा मात्रा में अगर आप कार्बन ले लेंगे तो Ln2C3 यौगिक का निर्माण होगा, और एक मोल Ln और 2 मोल कार्बन के साथ में यदि आप अभिक्रिया करवाते हैं तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के कार्बाइड्स का निर्माण यहाँ से हो जाता है। तो लेंथेनाइडों के संक्षिप्त विवरण को आप इस प्रकार से इनकी अभिक्रियाओं को, गुणधर्मों को, निर्माण की विधियों को इस प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। लेंथेनाइडों के उपयोग की बात करें तो लेंथेनाइड जो है वो मिश्र धातु बनाते हैं। मतलब लेंथेनाइडों की जो मिश्र धातुएं होती हैं उन्हें मिश्र धातु कहते हैं, जिसमें 30 से 35% सीरियम तथा शेष हल्के लेंथेनाइड तत्व उपस्थित होते हैं। यह एल्यूमिनियम को उच्च ताप सामर्थ्य, निकेल को ऑक्सीकरण से प्रतिरोध और तांबे की कठोरता तथा जंग रोधी गुण प्रदान करता है। मैग्नीशियम मिश्र धातु जो है उसमें 30% मिश्र धातु और 1% जर्कोनियम होता है। ये जेट इंजन के पुर्जे बनाने में काम में लिया जाता है। लेंथेनाइडों के लवड़ों का उपयोग जो है वो लेजर के रूप में किया जाता है, जैसे Nd2O3 को सेलेनियम ऑक्सीक्लोराइड में विलय करने पर एक प्रबल लेजर द्रव्य प्राप्त होता है। उत्प्रेरक के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि विहाइड्रोजनीकरण कराने में हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण वगैरह करवाने में काम में लिया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए सीरियम फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। नियोडीनियम और प्रोजियोडियम के जो ऑक्साइड होते हैं ये NdO3 और Pr2O3, इनका उपयोग जो है रंगीन कांच बनाने में किया जाता है। सीरियम ताप तथा पराबैंगनी प्रकाश दोनों का अवशोषण कर लेता है, अतः इसका उपयोग जो है चश्मे बनाने में किया जाता है।
एक्टिनाइड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में जाता है। इस श्रेणी में एक्टिनियम जो है, एक्टिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 89 होता है, इसके बाद आने वाले यानी कि एक्टिनियम 89 के बाद आने वाले यानी कि 89 के बाद में 90 नंबर से लेकर के 103 तक के जो तत्व होते हैं, एक्टिनियम के बाद आने वाले 90 से 103 परमाणु क्रमांक तक के जितने भी 14 तत्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड्स कहा जाता है। अर्थात थोरियम से लॉरेंशियम तक ये होते हैं। इन्हें सामान्यतया एक्टिनाइड या एक्टेनॉन भी कहा जाता है। इन्हें यह नाम एक्टिनियम के गुणों से समानता प्रदर्शित करने की वजह से दिया गया है। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम तथा यूरेनियम के अतिरिक्त समस्त जो एक्टिनाइड होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं, अतः इन्हें ट्रांस यूरेनिक तत्व भी कहा जाता है। ये समस्त जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जिनका अर्ध आयु काल जो परास होती है वो 1 दिन से लेकर के 3 मिनट तक होती है। अर्थात अर्ध आयु जो है वो बहुत कम होने के कारण इनका ज्यादा अध्ययन नहीं किया गया है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए, परमाणु क्रमांक, नाम, संकेत और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर एक सारणी में प्रदर्शित किए गए हैं इस प्रकार से। फिजिकल स्टेट की बात करें तो चांदी के समान होते हैं, श्वेत होते हैं, चमकदार होते हैं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक संरचनाएं बनाती हैं। थोरियम और एमेरिशियम के अतिरिक्त समस्त एक्टिनाइडों के जो घनत्व होते हैं वो उच्च होते हैं। इन दोनों के, थोरियम और एमेरिशियम, इन दोनों के अलावा जो है समस्त एक्टिनाइडों के जो घनत्व होते हैं वो उच्च होते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का यदि परास अधिक होता है, आंशिक रूप से इसका जो कारण होता है 5D, 5F, 6D तथा 7S स्तरों में समतुल्य ऊर्जा है। इनकी ऊर्जाएं जो लगभग बराबर चलती है। एक्टिनाइड में सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं और श्रेणी के प्रारंभिक अर्धभाग वाले जो तत्व होते हैं वो सामान्य उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था TH में +4, PA, U, NP में ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः +5, +6 और +7 तक पहुंच जाती है। और परंतु बाद में तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो घट जाती हैं क्योंकि युग्मन प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रकार से एक्टिनियम से लेकर के लॉरेंशियम तक यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिलेंगी आपको कि कौन कितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और यहाँ सबसे खास बात जो है नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जो है वो +7 तक अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो आप इनको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि नेपाली पूरे +7 तक जाते हैं। नेपाली यानी कि नेपच्यूनियम और पूरे यानी कि प्लूटोनियम, ये जो है इनकी +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि सर्वाधिक उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याओं की अगर बात करें तो एक्टिनाइड संकुचन के कारण क्या होता है? नियमित कमी होती है और लैक्टेनाइड संकुचन की भांति ही होता है। यह संकुचन 5F इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। अतः श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या जो है वो घटती जाती है। चुंबकीय गुणों की बात करें तो इनके चुंबकीय गुण लैंथेनाइडों की अपेक्षा अधिक जटिल होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5F इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय प्रकृति के हो जाते हैं। रंगों की अगर व्याख्या करें तो निम्न ऊर्जा के जो F कक्षक हैं, उच्च ऊर्जा वाले F कक्षकों में FF संक्रमण, जैसा DD संक्रमण था वैसे ही FF संक्रमण प्रदर्शित करेंगे और रंगीन नजर आएंगे। और 5F0, 5F7, 5F14 विन्यास वाले जो आयन होते हैं वो रंगहीन होते हैं यानी कि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या होते हैं तो 5F7 वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो FF संक्रमण नहीं दर्शाते हैं। तो यूरेनियम 3+, प्लूटोनियम 3+, नेपच्यूनियम 3+ और अमेरिशियम 3+ जो है वो इस प्रकार के जो लाल, नीला, गुलाबी रंग प्रदर्शित करते हैं। आयनन ऊर्जा की बात करें तो इनकी आयनन ऊर्जा जो है वो अत्यधिक कम होती है। इनका व्यवहार उच्च धन विद्युतीय होता है। उच्च धन विद्युतीय होने की वजह से ये प्रबल अपचायकों की भांति व्यवहार करते हैं। जटिल यौगिकों का भी निर्माण यहाँ पर ये करते हैं क्योंकि उच्च नाभिकीय आवेश तथा समान आकार के कारण ये तत्व कैसे हो जाते हैं? जटिल हो जाते हैं और जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। सक्रियता की बात करें तो एक्टिनाइड धातुएं जो होती है वो रेडियो सक्रिय होती है, सारी की सारी कैसी होती है? रेडियो एक्टिव होती है। इनकी क्रियाशीलता परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है और शीघ्रता से ये टार्निश हो जाती है, धूमिल हो जाती है। केवल थोरियम की अवस्था में रक्षी परत बन जाती है। सांद्र HCl इन धातुओं के साथ में शीघ्रता से क्रिया करता है, परंतु सांद्र HNO3
थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम को निष्क्रिय कर देता है, क्योंकि रक्षी परत का निर्माण यहाँ पर ये कर लेता है। एक्टिनाइडों के उपयोग देखें तो यूरेनियम जो है इसका उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में परमाणु रिएक्टरों में भी किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग कांच उद्योग, वस्त्र उद्योग, सिरेमिक उद्योग और औषधियों में भी किया जाता है। प्लूटोनियम जो है इसका उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में, नाभिकीय रिएक्टरों के रूप में और परमाणु हथियार बनाने में काम में लिया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में थोरियम जो है वो एक नाभिकीय ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। थोरियम ऑक्साइड का जो उपयोग है चमकने वाली जो गैस मेंटल होती है उसके निर्माण में किया जाता है। इस मेंटल का निर्माण जो है उस मेंटल के निर्माण में 99% जो है थोरियम नाइट्रेट और सीरियम नाइट्रेट 1% सीरियम नाइट्रेट मिलाया करके इसे रेशमी जो धागे होते हैं उनमें डुबोकर, रेशम रेशों को डुबोकर इस मेंटल को लैंप पर लगाकर जलाया जाता है। तो रेशम के जो रेशे होते हैं, सिल्क फाइबर्स जो होते हैं वो जल जाते हैं और पीछे थोरियम ऑक्साइड व सीरियम ऑक्साइड का जाल बचता है, जिसे सीरियम ऑक्साइड की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में आवश्यक होती है, क्योंकि थोरियम ऑक्साइड जो है वो स्वयं ही बहुत कम प्रकाश देता है। तो इसमें थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड भी डालना पड़ता है। सीरियम ऑक्साइड की वजह से वहां चमक उत्पन्न होती है और ज्यादा प्रकाश नजर आने लगता है। लेंथेनाइडो और एक्टिनाइडो की तुलना करें तो लेंथेनाइडो और एक्टिनाइडो दोनों में काफी समानता होती है, क्योंकि इनके परमाणुओं के प्रति उपांत्य कोश, प्रति उपांत्य मतलब इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनके इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के प्रति उपांत्य एंटी पेनल्टी शेल 5f उपकोश में इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाते हैं। तो कुछ गुणों में समानताएं होती है, कुछ गुणों में असमानताएं देखने को मिलती है। समानताएं क्या है? दोनों +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, दोनों विद्युत धनी और प्रबल अपचायक होते हैं। सामान्यतया दोनों के ही धनायन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। दोनों के ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त धनायन जो होते हैं वो अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। दोनों ही श्रेणियों में आयनिक त्रिज्याओं में कमी प्रदर्शित करते हैं। अतः लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है वो क्रमशः लेंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन प्रदर्शित करते हैं। अगर इन दोनों में अंतर की बात करें तो ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये +3 के साथ साथ +5, +6, +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। केवल यहाँ पे प्रोमीथियम ही रेडियो सक्रिय है, जबकि यहाँ पर सभी तत्व जो है वो रेडियो सक्रिय होते हैं। ये जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, जबकि ये बहुत ज्यादा जटिल यौगिक, सबके सब जटिल यौगिक बनाने की कोशिश करते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जो होते हैं वो कम क्षारीय होते हैं, जबकि इनके हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड जो होते हैं वो अधिक क्षारीय होते हैं। इनके चुंबकीय गुणों को समझना आसान है, जबकि इनके चुंबकीय गुणों को समझने के लिए आपको बड़े सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। मैं श्रुति मालवी आपको नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद।